क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंसान एक नहीं बल्कि 2 बार परमाणु बम का सामना करके जिंदा बच गया। पहले हिरोशिमा और फिर सिर्फ 3 दिन बाद नागासाकी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि एक सच है जो आज भी दुनिया को हिला देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर। आज की कहानी है सुतोमू यामागुची की, एक सिंपल इंजीनियर जिनकी जिंदगी ने हिस्ट्री का सबसे खौफनाक चेहरा 2 बार देखा। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और शहर अपनी रोज की तरह चल रहा था। यामागुची भी वहीं थे, एक बिजनेस ट्रिप पर। वो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज में काम करते थे और ऑयल टैंकर्स डिजाइन करते थे। उनका काम लगभग खत्म हो चुका था और वो घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वो वापस जाने वाले थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा। एक प्लेन नीले आसमान में उड़ रहा था। ये थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। एक ऐसी चमक हुई, इतनी तेज कि जैसे 1000 सूरज एक साथ फट पड़े हो। यामागुची ने बिना सोचे समझे खुद को जमीन पर लिटा लिया और उसी पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये था लिटिल बॉय, दुनिया का पहला एटॉमिक बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। यामागुची ब्लास्ट के सेंटर से लगभग 2 मील दूर थे, लेकिन उस डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं था। हीट इतनी इंटेंस थी कि उनका चेहरा और हाथ जल गया। शॉकवेव ने उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए। कुछ देर के लिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उनके आसपास सिर्फ आग थी, धुआं था और लोगों की चीखें थी। पूरा शहर कुछ सेकंड्स में बर्बाद हो चुका था। लेकिन इस सब के बीच एक चमत्कार हुआ। यामागुची जिंदा थे। वो बुरी तरह से इंजर्ड थे, लेकिन किसी तरह चलते हुए एक शेल्टर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक डरावनी रात गुजारी, दर्द और डर के साथ। शायद उस रात उन्होंने समझा कि जिंदगी कितनी अनसर्टेन है। अगली सुबह जब वो बाहर निकले, हिरोशिमा पहचान में नहीं आ रहा था। जहां कल तक एक जिंदा शहर था, आज सिर्फ राख और खामोशी थी। फिर भी यामागुची ने डिसाइड किया कि उन्हें घर लौटना है, नागासाकी। सोचिए, एक आदमी जो इतना इंजर्ड है, जिसके कान खराब हो चुके हैं, जिसका शरीर जल चुका है, फिर भी वो ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। किसी तरह वो स्टेशन पहुंचते हैं और एक भीड़ भरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ये सफर उनके लिए आसान नहीं था। हर पल दर्द था, लेकिन घर पहुंचने की इच्छा और जिंदा रहने की जिद और भी स्ट्रॉन्ग थी। 9 अगस्त 1945 की सुबह यामागुची नागासाकी में अपने ऑफिस पहुंचते हैं। वो अभी भी इंजर्ड हैं, लेकिन फिर भी काम पर लौटने की कोशिश करते हैं। वो अपने बॉस को हिरोशिमा की हॉरर स्टोरी सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक ही बॉम्ब ने पूरे शहर को मिटा दिया, लेकिन उनके बॉस को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो कहते हैं, एक बॉम्ब पूरा शहर कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और तभी 11:02 पर एक बार फिर से वही चमक होती है और उसके बाद एक और जबरदस्त धमाका। दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैट मैन नागासाकी पर गिर चुका था। सब कुछ एक बार फिर से बिखर गया। यामागुची हवा में उछल गए, उनकी बैंडेज खुल गई और वो फिर जमीन पर गिर पड़े। ये सब कुछ फिर से हो रहा था, जैसे एक नाइटमेयर रिपीट हो रहा हो, लेकिन इस बार भी वो बच गए। बाद में पता चला कि नागासाकी वाला बॉम्ब अपने एग्जैक्ट टारगेट से लगभग 2 मील दूर गिरा था और वही छोटी सी गलती उनकी जिंदगी की वजह बन गई। सोचिए, एक आदमी जो 2 बार न्यूक्लियर ब्लास्ट के बीच में आता है और दोनों बार जिंदा बच जाता है। ये किस्मत थी या एक अजीब सा कोइंसिडेंस, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। वॉर खत्म होने के बाद भी उनकी स्ट्रगल खत्म नहीं हुई। रेडिएशन ने उनके शरीर को अंदर से तोड़ दिया था। उन्हें बुखार आता था, उल्टी होती थी और उनके शरीर पर घाव बन गए थे। उनका राइट आर्म परमानेंटली वीक हो गया और एक कान से सुनाई देना लगभग बंद हो गया। लेकिन इतनी सफरिंग के बाद भी यामागुची ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिसाको नाम की एक महिला से शादी की, जो खुद भी नागासाकी बॉम्बिंग की सर्वाइवर थी। दोनों ने मिलकर एक फैमिली बनाई, अपनी बेटियों को पाला पोसा और एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की। यामागुची ने वापस मित्सुबिशी में काम भी शुरू किया। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर के जख्म कभी नहीं भरे। काफी सालों तक उन्होंने अपनी कहानी दुनिया से छुपा कर रखी। शायद उन्हें लगता था कि वो क्यों बच गए जब सब लोग मर गए, लेकिन जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने डिसाइड किया कि अब सच बताना जरूरी है।
उन्होंने अपनी कहानी लिखी, डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज उठाई और 2009 में जापान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उन्हें डबल एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर के रूप में रिकॉग्नाइज किया। तब उन्होंने एक बात कही जो आज भी लोगों के दिल को छू जाती है, मैं इसीलिए बचा हूं ताकि मैं ये कहानी दुनिया को सुना सकूं। 2010 में 93 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, ये कहानी है इंसान की हिम्मत की और उस उम्मीद की जो सब खत्म होने के बाद भी जिंदा रहती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है, लेकिन साथ ही ये भी कि इंसान कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और पावरफुल कहानियां पसंद हैं, तो स्टोरी वाला को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं क्या आप इस कहानी पर यकीन कर पाए।